नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो टर्म 2 के एग्ज़ाम का है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो 2 अंक का है, जिसमें पूछा गया है कि स्पष्ट लागत और निहित लागत में अंतर बताइए। क्योंकि ये 2 अंक का है इसीलिए हमें कोई 2 पॉइंट ही देने हैं, कोई 2 अंतर ही बता देने हैं, या हम एक और उदाहरण भी बता दें तो बहुत अच्छा होगा। तो स्पष्ट लागत और निहित लागत में पहला अंतर जो होता है कि जो स्पष्ट लागत होता है वो बाजार से खरीदी गई लागतों पर किए जाने वाला खर्च है। यानी जो मार्केट से हम इनपुट खरीदते हैं वस्तु के उत्पादन के लिए, उस पे जो खर्चा होता है वो स्पष्ट लागत होता है। निहित लागत क्या होता है? यह स्वस्वामित्व आगतों के प्रयोग पर लगने वाला खर्च है। स्वस्वामित्व आगत यानी खुद के जो आगत होते हैं, खुद के जो इनपुट्स होते हैं वस्तु के बनाने के लिए, उस पर लगने वाला खर्च क्या है? निहित लागत है। दूसरा अंतर क्या है कि जो स्पष्ट लागत होता है वो नकदी भुगतान के रूप में मापा जाता है। स्पष्ट लागत जो है वो नकदी भुगतान के रूप में मापा जाता है, जिसे उत्पादक आगतों की खरीद के लिए किसी दूसरे को देता है। बिल्कुल, स्पष्ट लागत जो होता है वो नकदी भुगतान यानी नकदी भुगतान के रूप में मापा जाता है। जो उत्पादक क्या करता है, किसी दूसरे को देता है पैसा, किसी दूसरे को खर्च करता है ये। लेकिन निहित लागत क्या होता है? इसे स्वस्वामित्व आगतों के प्रयोग पर लगने वाला अनुमानित खर्च है। यानी स्वस्वामित्व आगत यानी खुद की जो चीज़ें हैं, उसकी खुद की जो आगतें हैं, खुद के जो इनपुट हैं, उस पर लगने वाला अनुमानित खर्च की अगर ये चीज़ उसके पास नहीं होती तो उसका अनुमानित खर्च इतना होता। जैसे अगर वो किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है तो उसके लिए उसको कोई जगह चाहिए, इमारत चाहिए, उसमें निर्माण करना है उसको। तो अगर वो इमारत उसके पास नहीं होती तो उस पे जो अनुमानित खर्च होता, जो किराया लगता, वो क्या है? निहित लागत है। स्पष्ट लागत का एक उदाहरण है कि श्रमिकों को मजदूरी। बिल्कुल, श्रमिकों को सीधा नकदी भुगतान किया जाता है, उन्होंने काम किया, उनको नकदी भुगतान दिया। बिल्कुल। या बिजली के बिल का भुगतान, बिल्कुल बिजली का बिल आया, उसको नकदी सीधा भुगतान किया, तो ये क्या है? स्पष्ट लागत है। लेकिन निहित लागत में क्या होता है? जैसे उद्यमी को अपनी इमारत का किराया। बिल्कुल, उद्यमी जो होता है अगर उसकी खुद की इमारत है, अगर वो नहीं होती तो फिर तब तो उसको किराया देना होता ना। खुद की है तो क्या हो गया? तो वही जो अनुमानित किराया है वही निहित लागत है। अगला मुख्य प्रश्न पूछा गया है कि यह मानकर कि स्थिर लागत यानी टीएफसी 24 है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि टीएफसी जो है वो 24 है, तो उसके अनुसार इस तालिका को पूरा करो। तालिका में उत्पादन की इकाइयाँ दी हैं, एटीसी यानी एसी दिया है, टीवीसी दिया है और एमसी दिया है, सीमांत लागत दिया है। तो एटीसी यानी एसी दे रखा है, तो एसी का फार्मूला क्या होता है? एसी इक्वल टू टी सी अपॉन क्यू। बिल्कुल। और टीसी का फार्मूला क्या होता है? एसी इंटू क्यू। बिल्कुल ऐसा होता है। तो हम जब एसी को क्वांटिटी से यानी क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टीसी निकल जाएगा। बिल्कुल, टीसी निकल जाएगा। और एक बार टीसी निकल गया तो टीसी क्या होता है? टीसी जो होता है वो टीवीसी और टीएफसी का जोड़ होता है। बिल्कुल, टीसी जो होता है वो टीवीसी और टीएफसी का जोड़ होता है। हाँ, तो इससे क्या होगा? तो हम टीसी में से क्या कर देंगे? टीएफसी माइनस कर देंगे, जो हमें यहाँ पे 24 दे रखा है। तो हर टीसी से हम जब टीएफसी माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? टीवीसी। तो टीवीसी आसानी से निकल आएगा। बिल्कुल। और एक बार जब टीसी निकल गया तो एमसी का फार्मूला भी होता है टीसीएन माइनस 1। तो जब हम टीसी में पहली इकाई को दूसरी इकाई से घटा देंगे, दूसरी इकाई से पहली इकाई को घटा देंगे, तो एमसी आराम से निकल जाएगा। आइए करके देखते हैं। पहले हम टीसी निकाल लेते हैं। तो टीसी निकाल लिया, तो टीसी निकालने से टीसी कैसे निकलेगा? एसी इंटू क्यू। तो एसी को यानी एटीसी को क्यू से क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 में से 1 से गुणा करो तो कितना आया? 50 आया। बिल्कुल। और जब 50 आया तो 50 में से हमने टीएफसी यानी 24 को घटा दिया टीवीसी निकालने के लिए, टीसी एन माइनस टीएफसी। तो 50 में से 24 को घटा दिया तो टीवीसी क्या आया? 26 आया। बिल्कुल, पहले इकाई पे क्या आएगा? टीवीसी 26 आएगा।
ऐसे ही करके हम टीवीसी सारा निकाल लेंगे, और एक बार टीवीसी निकल गया तो बस टीसी तो हमारा निकला ही हुआ है, तो हम टीसी से एमसी निकाल लेंगे। और एमसी का फार्मूला क्या होता है? TCN-1। अगला मुख्य प्रश्न भी 2 अंक का है, जो पूछा गया है कि औसत संप्राप्ति कीमत के बराबर क्यों होता है। औसत संप्राप्ति यानी AR जो होता है वो प्राइस के बराबर क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। जो पहले तो औसत संप्राप्ति रेखा जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कीमती रेखा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन ये एक दूसरे के बराबर क्यों होते हैं वो जानना है। तो AR का फार्मूला क्या होता है? औसत संप्राप्ति का फार्मूला क्या होता है? TR/Q। बिल्कुल, हाँ, औसत संप्राप्ति का ये फार्मूला है, सूत्र है, बिल्कुल। तो इससे क्या? तो इससे ये कि जो TR है उसका सूत्र क्या होता है? P/Q। बिल्कुल, TR=P/Q होता है, बिल्कुल। तो जब हम TR की जगह P/Q रख देंगे, P/Q हमने जब रख दिया तो Q से Q क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचा क्या? P। तो AR जो है वो P के बराबर आ गया, यानी औसत संप्राप्ति क्या है? कीमत के बराबर है। अगला प्रश्न पूछा गया जो 2 अंक का है कि सूचकांक की सीमाएं लिखिए, सूचकांक की कमियां लिखिए। तो सूचकांक की कमियां के लिए हम 2 नंबर का है तो कोई 2 पॉइंट ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला ये कि जो सूचकांक होता है ये केवल सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। ये क्या करता है? सूचकांक सिर्फ सापेक्षिक परिवर्तनों को ही मापता है। दूसरा ये कि ये केवल संख्यात्मक परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक जो होता है वो केवल सापेक्षिक परिवर्तन और संख्यात्मक परिवर्तन को ही मापता है। तीसरा ये कि सूचकांक जो होता है वो पूरी तरह से सत्य नहीं होता, पूरी तरह से सत्य नहीं माना जाता सूचकांक को। चौथा ये कि सूचकांक जो होता है वो विभिन्न विधियों से भिन्न भिन्न परिणाम आते हैं सूचकांक में। सूचकांक जब निकाला जाता है तो उसकी बहुत सारी विधियां हैं और अलग अलग परिणाम आते हैं। तो रिजल्ट जब अलग अलग आएगा तो उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो ये सूचकांक की कमियां हैं। अगला प्रश्न है जो 2 अंक का है कि थोक कीमत सूचकांक की कोई 2 उपयोगिता बताओ। थोक कीमत सूचकांक की कोई 2 उपयोगिताएं बतानी है, 2 प्रयोग बताने हैं जिसमें यह काम आता है। तो पहला क्या कि मांग व पूर्ति संबंधी अनुमान लगाने में थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये कि समूहों में वास्तविक परिवर्तन के निर्माण करने के लिए थोक कीमत सूचकांक का उपयोग किया जाता है। और तीसरा ये कि मुद्रास्फीति की दर का सूचक होता है थोक कीमत सूचकांक, यानी मुद्रास्फीति की दर को भी माप सकता है थोक कीमत सूचकांक। ये इसकी उपयोगिताएं हैं। अगला मुख्य प्रश्न है कि कुल लागत और सीमांत लागत में अंतर बताओ, जो 3 अंक का है। तो हम कोई 3 या 4 पॉइंट ही देंगे तो उसमें हमारा काम हो जाएगा। कुल लागत और सीमांत लागत के संबंध को हम वक्र द्वारा भी समझा सकते हैं। ये कुल लागत का वक्र है, ये सीमांत लागत का वक्र है। इसमें पहला संबंध क्या है? देखिए, जब सीमांत लागत घट रहा होता है तो कुल लागत घटती दर पर बढ़ता है। बिल्कुल, जब सीमांत लागत घट रहा है तो कुल लागत घटती दर पर बढ़ रहा है। दूसरा ये कि जब सीमांत लागत बढ़ता है, जब सीमांत लागत बढ़ता है तो कुल लागत क्या होता है? बढ़ती दर पर बढ़ता है। बिल्कुल, जब सीमांत लागत घट रहा है तो कुल लागत क्या हो रहा है? बढ़ती दर पर बढ़ रहा है। तीसरा संबंध ये कि जब सीमांत लागत अपने सबसे न्यूनतम पर होता है तो कुल लागत घटती दर पर बढ़ना बंद कर देता है, फिर वो बढ़ती दर पर बढ़ता है। यहाँ कुछ संबंध लिखित में भी है। सीमांत लागत का आकलन जो होता है वो उत्पादन की 2 अनुक्रमी इकाइयों के कुल लागत के अंतर द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, सीमांत लागत हम तब निकालते हैं जब उत्पादन की 2 लगातार इकाइयां हो और उसके कुल लागत का अंतर हो, यानी MC = TCN-1। और दूसरा संबंध यह है कि जब सीमांत लागत घटता है, जब वो घटता है तो कुल लागत क्या करता है? घटती दर पर बढ़ता है। और जब सीमांत लागत बढ़ता है तो कुल लागत बढ़ती दर पर बढ़ता है। चौथा ये कि जब सीमांत लागत अपने सबसे न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है तो कुल लागत क्या होता है? घटती दर पर बढ़ना बंद कर देता है, फिर वो बढ़ती दर पर बढ़ता है।
अगला प्रश्न पूछा गया है जो 3 अंक का है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार तथा एकाधिकार बाजार में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो 3 अंक का पूछा गया है तो हम कोई 3 पॉइंट दे सकते हैं या 4 पॉइंट भी दे सकते हैं, 4 अंतर बता सकते हैं। तो पहला अंतर क्या है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में, कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है उसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, बिल्कुल। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है कि इसमें एक ही विक्रेता होता है लेकिन क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता भी बहुत है, विक्रेता भी बहुत है, लेकिन एकाधिकार में क्या है, केवल एक ही विक्रेता है और बाकी क्रेता तो बहुत सारे हैं। दूसरा अंतर क्या है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तुएं होती है वो समरूप होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के जो फर्में होते हैं उन सब की वस्तुएं क्या होती है, समरूप होती है यानी समान होती है। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है, इनकी वस्तु का कोई भी निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। एकाधिकार में केवल एक ही वस्तु बनती है, एक ही जैसा वस्तु बनता है और फर्म भी क्या होता है, एक ही होता है वहां पर। तीसरा अंतर क्या है कि फर्मों पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में कभी भी फर्म आ सकता है, एंट्री ले सकता है और कभी भी एग्जिट यानी जा सकता है। लेकिन एकाधिकार में क्या है कि इसमें प्रवेश पर प्रतिबंध है। एकाधिकार में प्रवेश पर प्रतिबंध है, कानूनी रूप से या प्राकृतिक रूप से, कई रूप से प्रवेश पर प्रतिबंध होता है फर्मों को एकाधिकार में। चौथा अंतर क्या है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती है वह हैं उनका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो लोग कीमत स्वीकारक होते हैं। लेकिन एकाधिकार में क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं, ये जो फर्म होता है वो कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, ये कीमत निर्धारक होता है, ये जो चाहे कीमत निश्चित कर सकता है। अगला मुख्य प्रश्न पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों के प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता के परिणाम को समझाइए। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म का जो एंट्री और एग्जिट होता है उस पर जो उनको फ्रीडम मिली हुई है कि वो कभी भी उसमें जा सकते हैं, इस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में, और कभी भी वहां से निकल सकते हैं। तो इससे बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम निकलते हैं, ये पूछा गया है। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यानी उद्योग में जो फर्में जो मौजूद पहले से फर्म होती है, जब वो असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है, यानी जब उनको लाभ मिल रहा होता है तो नई फर्में जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। वो ये देखती हैं कि अच्छा लाभ हो रहा है इसमें, इस बाजार में, तो हम भी जाएंगे, तो नई फर्में प्रवेश करती है, बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, उद्योग का उत्पादन बढ़ जाता है। यानी जब नई फर्में हुई तो वो भी उत्पादन करेगी और जो पहले उत्पादन कर रहे थे वो भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ जाएगा तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बिल्कुल घट जाएगी। अगर वस्तुएं ज़्यादा आ गई बाजार में तो उसे कौन खरीदेगा, इसलिए वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। घट जाएगी तो इससे क्या होगा, लाभ भी घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। कीमत घट जाएगी तो लाभ भी घट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा, लाभ तो घट जाएगा लेकिन नए फर्मों का प्रवेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि असामान्य लाभ घटकर सामान्य लाभ या शून्य ना हो जाए। यानी जब तक लाभ मिल रहा है तब तक फर्में आती रहेंगी, और जब लाभ मिलना बंद हुआ वैसी फर्में क्या करेंगी, छोड़ देंगी, बाजार को छोड़ देंगी। देखो, जैसे जब फर्मों को हानि होती है तो वे उद्योग को छोड़ने लगते हैं, बिल्कुल। जिससे क्या होता है, जब फर्में उद्योग छोड़ देती है तो उससे क्या होता है, उत्पादन क्या हो जाता है, घटता है, बिल्कुल। जब फर्म उद्योग को छोड़ देती है, बाजार को छोड़ देती है, तो उत्पादन क्या होता है, घटने लगता है। और जब उत्पादन घटेगा यानी बाजार में वस्तुएं नहीं होंगी ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, उनकी कीमतें बढ़ जाएगी, बिल्कुल, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और हानि क्या होती है, फिर घटने लगती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, लाभ होगा, तो हानि क्या होती है, घटने लग जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक हानि सामान्य लाभ में परिवर्तित ना हो जाए, बिल्कुल। यानी हानि तब तक घटेगा जब तक सामान्य लाभ ना मिलने लगे। यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म क्या है, दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त करती है। प्रश्न पूछा गया है कि सूचकांक की रचना में क्या कठिनाइयाँ या समस्याएं आती हैं। जो 3 अंक का पूछा गया है कि जब सूचकांक का निर्माण किया जाता है तो क्या मुश्किलें आती हैं उसको बनाने में।
सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित समस्याएं आती हैं, जिसमें पहला है सूचकांक का उद्देश्य। सूचकांक का जो उद्देश्य होता है उसको बनाने में पहली समस्या आती है। कैसे, देखिए, भिन्न भिन्न सूचकांक अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बिल्कुल, जो सूचकांक होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ठीक है। यानी सूचकांक निर्माण से पहले ये निश्चित करना आवश्यक है कि किस उद्देश्य के लिए सूचकांक बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी जब सूचकांक का निर्माण किया जाता है तो उद्देश्य उसका क्यों निर्माण किया जा रहा है, उसको उद्देश्य के चयन में समस्या आती है कि किस उद्देश्य के लिए सूचकांक बनाया जाए। दूसरा, ये आधार वर्ष का चुनाव। आधार वर्ष का चुनाव करने में कठिनाइयाँ आती है। आधार वर्ष क्या होता है? आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसकी कीमतों से वर्तमान कीमतों की तुलना की जाती है। यह वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए जिसमें सामान्य कीमत स्तर ना हो, बहुत अधिक रहा हो और ना ही बहुत कम हो, अतः इसका निर्धारण बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यानी ये सीधा सिंपल, सिर्फ सीधा ये समझ लो कि आधार वर्ष का चुनने में समस्या आती है क्योंकि आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें कोई भी घटना ना हुई हो, जैसे भूकंप ना हुआ हो या सुनामी ना आई हो या बाढ़ ना आया हो। तो ऐसा तो कोई वर्ष होता नहीं है, हर वर्ष इनमें से कुछ ना कुछ तो होता है, इसलिए आधार वर्ष का चुनाव करने में समस्या आती है। तीसरा पॉइंट यह है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव। वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव, वस्तु तथा सेवा को चुनने में सूचकांक के निर्माण में समस्या आती है। सूचकांक निर्माण में किन किन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया है, इसका निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए ये आवश्यक है कि सूचकांक के लिए को ध्यान में रखकर वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल, जब सूचकांक, हमें ये पता रहना चाहिए कि सूचकांक जो है वो किस वस्तु या सेवाओं के लिए बनाया जा रहा है, तो इसको ध्यान में रख के हमें वस्तुओं का, उसका सूचकांक का निर्माण करना चाहिए। एक और समस्या आती है सूचकांक को निर्माण करने में, जो है विधि का चुनाव। विधि का चुनाव यानी सूचकांक निर्माण की अनेक विधियां होती है। बिल्कुल, सूचकांक को बनाने के लिए क्या होता है, बहुत सारी विधियां होती है। तो इससे क्या होता है, विभिन्न विधियां, जो विभिन्न विधियों से भिन्न भिन्न परिणाम आते हैं। बिल्कुल, अलग अलग विधियां हैं और उन विधियों से जब हम सूचकांक बनाते हैं तो उससे क्या होता है, अलग अलग परिणाम आते हैं। यानी किसी विधि का चुनाव किया जाए, यह एक समस्या है कि किस विधि का चुनाव करें, ये भी एक समस्या है क्योंकि सारी विधियां क्या हैं, अलग अलग परिणाम देती हैं। पूर्ति में परिवर्तन तथा पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, जो 3 अंक का पूछा गया है। तो पूर्ति की गई मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति में परिवर्तन में जो पहला अंतर है वो क्या है कि पूर्ति की गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है ये वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जो पूर्ति में जो बदलाव आता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन पूर्ति में परिवर्तन क्या होता है कि ये वस्तु की कीमत के अलावा पूर्ति के अन्य निर्धारकों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में होने वाला परिवर्तन है। यानी पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कीमत में परिवर्तन की होने की वजह से होता है, लेकिन पूर्ति में जो परिवर्तन होता है वो कीमत को छोड़कर अन्य निर्धारक तत्वों के परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा अंतर ये कि जो पूर्ति की गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो इस स्थिति में पूर्ति के अन्य निर्धारक तत्व जो होते हैं वो अपरिवर्तित होते हैं। पूर्ति की गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसमें क्या है कि अन्य निर्धारक तत्व जो हैं वो अपरिवर्तित होते हैं। लेकिन वही पूर्ति में परिवर्तन में क्या होता है कि जो वस्तु की कीमत होती है वो अपरिवर्तित रहती है, उसमें निर्धारक तत्व अपरिवर्तित हैं और इसमें क्या है, कीमत अपरिवर्तित है। तीसरा अंतर क्या है कि पूर्ति की गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उस पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, लेकिन पूर्ति में जो परिवर्तन होता है उसमें पूर्ति का नियम बिल्कुल लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, क्रियाशील नहीं होता है। जो पूर्ति का नियम है वो पूर्ति में परिवर्तन में नहीं लगता है। चौथा अंतर है कि पूर्ति वक्र जो होता है
वो ऊपर या नीचे की ओर संचलन करता है। बिल्कुल, पूर्ति की गई मात्रा में जो पूर्ति वक्र होता है वो क्या होता है, ऊपर या नीचे की ओर संचलन होता है। लेकिन पूर्ति में परिवर्तन में क्या होता है कि पूर्ति वक्र जो होता है वो दाईं या बाईं ओर खिसकता है। अगला मुख्य प्रश्न पूछ रहा है कि परिवर्ती अनुपात के नियम को रेखा चित्र या तालिका की मदद से समझाइए। ये 5 अंक का प्रश्न है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो परिवर्ती अनुपात का नियम कहता क्या है कि जैसे जैसे स्थिर कारक और परिवर्ती कारक की इकाइयों को प्रयोग में लाया जाता है, तो परिवर्ती कारक का जो सीमांत उत्पाद होता है वो पहले तो बढ़ता है, फिर घटता है, और फिर एक स्थिति पर आकर शून्य या ऋणात्मक हो जाता है। यही परिवर्ती अनुपात का नियम है। और इस नियम को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था क्या है कि जब कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। दूसरा ये कि जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद घटने लगता है और शून्य भी हो जाता है। तीसरा ये कि जब कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है, शून्य से ऋणात्मक हो जाता है। इन्हीं 3 अवस्थाओं को रेखा चित्र के द्वारा समझाया गया है। पहली अवस्था में क्या है कि जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ रहा है। दूसरी अवस्था क्या है कि जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है, जब कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, घटने लगता है, बिल्कुल घटने लगता है। तीसरा ये कि जब कुल उत्पाद घटने लगता है, बिल्कुल जब कुल उत्पाद क्या हो रहा है, घट रहा है, जब घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है, शून्य से ऋणात्मक हो जाता है। सीमांत उत्पाद क्या हो जाता है, शून्य से ऋणात्मक हो जाता है। अगला मुख्य प्रश्न जो 5 अंक का है वो पूछा गया है कि न्यूनतम कीमत सीमा निर्धारण का अर्थ समझाइए। न्यूनतम कीमत सीमा के निहितार्थ की भी व्याख्या कीजिए। यानी ये बताना है कि न्यूनतम कीमत सीमा निर्धारण क्या होता है और उसके निहितार्थ की व्याख्या करनी है। न्यूनतम कीमत सीमा से अभिप्राय उस न्यूनतम कीमत से है जिससे कम कीमत पर उस वस्तु का बाजार में क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। यानी वो कम से कम कीमत, वो न्यूनतम कीमत जिससे नीचे बाजार में उस वस्तु की खरीद या बिक्री होगी ही नहीं, ये वो न्यूनतम कीमत है। और ये होता क्या है कि ये सरकार द्वारा उत्पादक के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है। ये उत्पादक के लिए किया जाता है कि हाँ इससे कम नहीं, अगर उससे कम हो गया तो क्या होगा, उत्पादकों को बहुत घाटा हो जाएगा, लाभ में बहुत मतलब बहुत हानि होगी उत्पादकों को। इसलिए सरकार क्या करती है, ये उत्पादक के हितों की रक्षा के लिए करती है, जो अक्सर क्या है, बाजार कीमत से अधिक होता है। यानी बाजार में जितनी वस्तु की कीमत होती है उससे क्या होती है, ये न्यूनतम कीमत अधिक होती है उनसे। उदाहरण के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत यानी एमएसपी या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इसका निहितार्थ क्या है कि ये किसानों जैसे उत्पादकों को निश्चित आय का सरकार द्वारा आश्वासन है। यानी कि अगर उत्पादक जो है किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी किसान मान लो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और कोई भी उनकी गेहूं नहीं खरीद रहा है, तो उससे क्या कि गवर्नमेंट एमएसपी के तहत उनसे उतने ही रेट पे खरीद लेगी और उसको अपने बफर स्टॉक में रख लेगी। तो सरकार क्या करती है, उनको आश्वासन देती है निश्चित आय का, जिससे उनके हितों की रक्षा होती है। उनके हितों की, किसानों के हितों की क्या होती है, रक्षा होती है, तथा वे उत्पादन में कटौती करने के लिए बाध्य नहीं होते। यानी वो उत्पादन में कमी करने के लिए मजबूर नहीं होते। यानी ये वो ये नहीं सोच सकते कि कोई नहीं खरीदेगा तो मैं गेहूं अब कम उत्पादन करूंगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट खरीदने के लिए होती है एमएसपी के तहत। मुख्य प्रश्न है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न आधार पर अंतर बताइए। यानी तीनों बाजार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर बताना है, वो भी इन तीनों के बेस पर जो यहाँ पे दिया गया है। पहला क्या है, विक्रेताओं की संख्या, दूसरा वस्तु की प्रकृति और तीसरा फर्म का प्रवेश तथा बहिर्गमन पे इन तीनों का अंतर करना है। तो पहला अंतर देख लेते हैं, विक्रेताओं की संख्या पर देख लेते हैं
क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। बिल्कुल हाँ, बहुत अधिक होती है। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है? एक ही होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में एक ही होता है। एकाधिकारिक में क्या होता है? अधिक संख्या होती है। वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप उत्पाद होता है, यानी दूसरे उत्पाद भी होते हैं जो किसी वस्तु की तरह होते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है? कोई भी स्थानापन्न वस्तु का नहीं होता है। और लेकिन एकाधिकारिक में क्या होता है? वस्तु विभेद होता है, दूसरी वस्तुएं भी होती हैं। तीसरा तीसरा जो बेस था जिसपे अंतर करना था, फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन। तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में भी प्रवेश और बहिर्गमन जो होता है उस पर प्रतिबंध होता है, और जो एकाधिकार होता है उस पर स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है।